नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 और आपके साथ मैं निशा सिंह। दर्शकों, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे विधान परिषद चुनाव उपचुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। प्रत्याशी जो कि जनसंपर्क अभियान को तेज कर चुके हैं, पूरी ताकतें यूं कहीं कि झोंक चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एक प्रत्याशी हैं जिनका नाम है ऋषि कुमार अग्रवाल। चेहरा दिखा सकते हैं, जो कि निर्दलीय MLC प्रत्याशी उपस्थित है और ये हमसे जुड़ चुके हैं। आपको बताते चलूँ कि कुल मिलाकर के 18 प्रत्याशी मैदान में है और 5 दिसंबर को चुनाव है, जिसको लेकर के हम बात करेंगे इनसे। ये नए चेहरे से एक बार ऋषि जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको निशा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे साक्षात्कार का मौका दिया, आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। चलिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आप इतने लोगों के बीच में आपने भी आप एक योगाचार्य हैं और समाज सेवी हैं, उसको देखते हुए आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? और भी कैंडिडेट खड़े हैं और काफ़ी दिग्गज लोग भी खड़े हैं, तो कैसे जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं? कितने रिस्पॉन्स मिल रहा है? दीदी, योगा से मैं स्वास्थ्य की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा हूँ। अपने विचारों के माध्यम से एक कदम बढ़ाया हूँ और अपने विचारों से मैं चाहता हूँ कि बिहार राज्य के राजनीतिक स्वास्थ्य की दशा को बदला जा सके। राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से बिहार की खोई हुई संस्कृति को जगाना और वैभवशाली गौरव गाथा को पुनः स्थापित करना, यही मेरा उद्देश्य है। इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा हमारे ज़्यादा से ज़्यादा युवा शिक्षित साथी भी बने। उनके इस दौर में हो सकता है बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी। उसमें सबसे बड़ी बाधा है कि आज की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो धन केंद्रित हो चुकी है। शिक्षकों के लिए क्या प्लान है आपकी? मैम, शिक्षकों के लिए मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि वर्तमान में हमारे सभी शिक्षकों को अपने मोबाइल से डिजिटली अटेंडेंस देना होता है और उनकी जो कार्यशैली है वो एक क्लर्क के जैसी बन चुकी है। इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। शिक्षकों का केवल एक दायित्व हो, वो अपने बच्चों को शिक्षित करने पर ही फोकस रहें। जितने भी क्लैरिकल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको सिंपल किया जा सके। एक डिजिटाइज सिस्टम अटेंडेंस की ऐसी व्यवस्था की जा सके जो अंगूठा से भी लगाया जा सके। आज किसी का मोबाइल गुम हो जाएगा तो उसकी जो औपचारिकता है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की, वो ख़त्म हो जाएगी और हो सकता है वो उपस्थित हों, उनकी अनुपस्थिति दर्ज हो जाएगी। कई एक प्रोफेसर्स हैं जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में वित्त रहित के योजना के तहत हमारे युवा साथी और विद्यार्थियों का निर्माण करने में अपने जीवन को समर्पित कर रखे हैं। मैं सरकार से उनके प्रति उनकी आवाज़ बनकर एक नई योजना को लागू करने के लिए कदम बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जो वित्त रहित में जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनको वित्त सहित की योजना में सम्मिलित किया जा सके। उनको एक बेहतर सैलरी और रिटायरमेंट के बाद भविष्य की सुरक्षा हेतु पेंशन की योजना का लाभ भी मुहैया कराया जा सके। वर्तमान व्यवस्था में हमारे कई एक विद्यालयों के शिक्षक हैं जो तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। उसमें बीच में छुट्टी का विषय था, दीपावली से लेकर के छठ की छुट्टी। बीच में एक और विषय आया है कि हमारे शिक्षकों की जो अपॉइंटमेंट की जा रही हैं वो अपने प्रखंड, अपने अनुमंडल से दूर की जा रही हैं। हमारे शिक्षकों पर आश्रित हमारे गार्जियन यदि मेल हैं तो उनकी पत्नियां। शिक्षकों से आप मिल रहे हैं? उनसे मिल रहे हैं? जी मैम। क्या उनसे क्या सुनने को मिल रहा है? कितना मैम, मिल रहा है? हमारे सभी शिक्षक बहुत दर्द में हैं और जो मैरिड हैं, पति कहीं और काम कर रहा है, पत्नी कहीं और काम कर रही है। जीवन इतना अव्यवस्थित हो चुका है कि वो अपनी स्वास्थ्य की समस्या से तो जूझ ही रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य की भी समस्या से अब जूझ रहे हैं। एक शिक्षक जब अपने परिवार के संग रहता है तो बेफिक्री से बच्चों के निर्माण में अपना जीवन, अपना तन और मन समर्पित करके पूरा समय और योगदान देता है। जब शिक्षक पुरुष और महिला दोनों अलग अलग जगह अपॉइंटेड हैं, वो अपने एक दूसरे के जीवन साथी हैं, हर आदमी अलग अलग जगह भोजन बना रहा है, समय की पाबंदी को देखते हुए सुबह सुबह 5 बजे उठ के विद्यालय पहुंचने की कोशिश कर रहा है और उन पर आश्रित उनके गार्जियन माता पिता अकेले अपने घर पर विश्राम कर रहे हैं। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या आएगी, कौन उनकी देखरेख करेगा? ये जॉब के चक्कर में ये इतनी ज़्यादा अव्यवस्था फैलाई जा रही है कि शिक्षा को मात्र जॉब और नौकरी पेशा का माध्यम बना करके छोड़ दिया गया है। शिक्षा जीवन के निर्माण का माध्यम होता था। समाज के निर्माण में शिक्षा और शिक्षक
प्राथमिक नेतृत्व करता है। उन बड़े बड़े दिग्गज मैदान में खड़े हैं, जी। अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं उन दिग्गजों के विपरीत अपने आप को अपने शिक्षित मतदाताओं के बीच में पाता हूँ। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि मैं अपने स्कूटी के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से ज़्यादा शिक्षकों तक, शिक्षित तक, अपने प्रोफेशनल रिटायर्ड गार्जियन लोगों से संपर्क साध सकूं, उनके विश्वास को जीतकर उनके मतदान का पात्र बन सकूं और आने वाले समय में उनके विश्वास का प्रतिनिधि बनकर नेतृत्व कर सकूं। मैं चाहता हूं कि अच्छा, अगर आपको मौका मिलती है तो क्या विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे उन शिक्षकों के लिए आप? विधानसभा, अगर आप जीते हैं तो। मैम, विधान परिषद में आवाज़ भी उठाऊंगा और केवल आवाज़ उठाने तक ही मेरी भूमिका नहीं होगी। उनके बेहतरी के लिए जितनी भी योजना होंगी, सरकार से मिलकर, सरकार के साथ कदम बढ़ाकर उनकी योजनाओं के निर्माण में मैं अपनी भूमिका अदा करूंगा और उसको धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए समर्पित भाव से कदम बढ़ाया हूं सर। आने वाले समय में मेरे एक एक शिक्षक, प्रोफेसर्स गर्व से जीवन जी सकें और अपने पूरे तन मन धन से अपने जीवन को बच्चों के साथ साथ समाज के बेहतर निर्माण में लगा सकें, इस चीज़ के लिए आया हूँ। पहली प्राथमिकता क्या होगी जीतने के बाद? जीतने के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि हर प्रखंड स्तरीय शिक्षक और प्रोफेसर्स लोगों के साथ बैठक करूंगा। उनके आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में चीज़ों को सुधारने की योजना बनाऊंगा। साथ साथ मैं अपने अनुभव से हर प्रखंड स्तरीय एक ऐसा काउंसलिंग सेंटर का निर्माण करूंगा जिसमें हमारे ग्रेजुएट जितने भी बच्चे हैं, युवा साथी हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको इस बात के लिए प्रेरित किया जा सके कि उनके क्षमता के अनुसार कौन से परीक्षा का तैयारी करना उचित होगा, कितने समय सीमा तक तैयारी करना चाहिए और जो परीक्षाएं कॉम्पिटिटिव हो चुकी हैं उनमें परीक्षा से लेकर परिणाम तक अनुशासित व्यवस्था से ढांचा बनाया जा सके और शिक्षण संस्थान, हमारी सरकार इन चीज़ों को लागू करवाने में कठोर और सुदृढ़ रहे, इस बात के लिए सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ाएं। लेकिन शिकायतें शिक्षकों के से जब बात करते हैं तो उनसे शिकायतें तो यह मिल रही है कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के वादे किए जाते हैं, चुनाव जब जीत जाते हैं लोग तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई मतलब ही नहीं रहता है। जी। पर उसको लेके क्या कहेंगे आप? मैम, मैं कोई नेता नहीं हूँ। शिकायत है शिक्षकों की। शिक्षकों की शिकायत जायज़ है मैम। आज कोई व्यक्ति धन के आधार पर योग्यता को दबाकर नेतृत्व की भूमिका में नेता बनने की लालसा से अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए कदम बढ़ाता है। बड़ी बड़ी पार्टियों से टिकट लेके आते हैं, उनके आधार के माध्यम से जीत हासिल करते हैं। उसके बाद वो पटना में बैठ करके अपने राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जो विधान परिषद के मेंबर होते हैं, विधानसभा के मेंबर बनने के बाद में वो राज्यसभा और लोकसभा जाने की इच्छा रखते हैं। मेरे और मेरे परिवार का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ। मैं अर्थ संसाधन से थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। अपनी नीयत की ताकत से कदम बढ़ाया हूँ। 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय के क्षेत्र में रहा हूँ। मैंने देखा है कि हमारे युवा साथी अपने धन, जवानी, ऊर्जा, जोश के साथ साथ अपना 25% समय सरकारी नौकरी के चक्कर में गंवा बैठते हैं। सरकारी नौकरी मिलना होना ये तब भी सुनिश्चित नहीं होता है। जब चुनाव होता है तो जो परिणाम परीक्षा 3 साल में पूरा होता था वो 2 महीने में परीक्षा होगी, 3 महीने में परिणाम होगा। अभी 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाला है। इस चुनावी माहौल को देखते हुए 1957 बीपीएससी ने पोस्टें निकाली हैं। 2 महीने में परीक्षा होगी, 3 महीने में परिणाम आएगा और सरकार कहेगी कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं। मैं चाहता हूं कि अब युवा हमारे इस भ्रम से ऊपर उठें। सरकारी नौकरियों से ऊपर उठ करके आप अपने कौशल और अपने निर्माण क्षमता को पहचानें। अपने हॉबीज़, अपनी इच्छा, अपनी जिस क्षेत्र में आपकी धारणा है उस क्षेत्र में निर्माण कार्य के लिए अग्रसर हों और स्वनिर्माण, स्वरोजगार के लिए प्रेरित हों सर। उसी के साथ साथ यदि आप चाहते हैं सरकारी जॉब की तैयारी करना तो उसका 25% हिस्सा सरकारी जॉब में और 75% हिस्सा अपने निर्माण में लगाएं। ओके, चलिए, तो ये थे निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी ऋषि कुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने बेबाकी तौर से हमसे बात किया और आपने सुना या इनका क्या कहना है, शिक्षकों के लिए क्या प्लान है, क्या कुछ प्लान है, ये सारे बातें इन्होंने कहा। जी कहिए। मैम, मैं अपने कई एक युवा साथी से एक और आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, अपने अपने क्षेत्र में अब राजनीतिक स्तर से अब जाग जाएं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह आप लोगों ने अपने माता पिता से 2-2 लाख रुपए ले करके यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी में अपने जीवन को समर्पित भाव से लगाया था, अब उसी समर्पण भाव से
राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना कदम बढ़ाने की इच्छा रखें और अपने इर्द गिर्द जो भी शिक्षित जागरूक दोस्त मित्र यार हैं उन लोगों को भी राजनीति के लिए प्रेरित करें। जब आप लोग जैसे शिक्षित योग्य लोग राजनीतिक में आएंगे तो हमारे बिहार की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। आप लोगों के साथ और योगदान से ही बिहार की दशा और स्थिति बदल सकती है। केवल राजनीतिक पर आश्रित रहने से और बातें करने से हम लोग केवल सुनने और बातें बनाने के पात्र रहेंगे। अब बदलाव के लिए हर व्यक्ति को एक के साथ आना होगा। आपको बताते चले कि इस उपचुनाव को लेकर के मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर में जनसंपर्क अभियान प्रत्याशी लोगों ने तेज कर दिया है क्योंकि नामांकन समाप्त हो चुके हैं। और इस तरह की तमाम खबरों के साथ TV20 के साथ निशा सिंह के साथ जुड़े रहेगा। फिलहाल इतना ही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।